इस दुनिया के बनने तक से और इंसानों के विकसित हो जाने तक न जाने कितनी बार इस धरती को बांटा गया, कभी पारिवारिक मतभेदों के वजह से तो कभी अधिक लालच के कारण। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे बंटवारे भी हुए हैं जिनके बारे में आज भी अगर हम सोचें तो हमारी रूहें कांप उठती हैं। ऐसा ही एक बंटवारा जो कि भारत में भी हुआ और आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पर घर कर बैठी है। हम बात कर रहे हैं 1945 से लेकर 1947 तक की, जब इस देश में आजादी आंदोलन अपने चरम पर थी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पार्टीशंस की 15 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो या तो आपको काफी गुस्से से भर देंगी या फिर आपकी आंखें नम कर देंगी। नॉलेज उस्ताद के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे ही पार्टीशंस की घोषणा की गई, वैसे ही पाकिस्तान के कुछ संस्थानों ने यह मांग की कि ताजमहल को तोड़कर उसे पाकिस्तान की सरजमी पर ले जाया जाए और वहाँ फिर से नए ताजमहल को बनवाया जाए, क्योंकि भारत में ताजमहल को मुस्लिम शासकों ने बनवाया था। इस बात को काफी जोरों शोरों से उठाया गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह बात तूल नहीं पकड़ पाई। शायद देश के सारे लीडर्स को भी इस बात का पूरा आभास था कि यह मुमकिन नहीं है। हमने अक्सर यह देखा है कि हमारे आसपास के परिवारें लड़कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब वे अपने घर के सारे सामानों को भी अलग अलग कर एक दूसरे में बराबरी से बांट लेते हैं। लेकिन क्या यही सिद्धांत किसी देश पर भी लागू हो सकता है? सुनने में यह काफी अटपटा लगता है, लेकिन हमारे देश के साथ ऐसा हो चुका है। जब हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटकर नया पाकिस्तान बनाया गया, तब जमीन के साथ साथ सामानों का भी बराबर बंटवारा किया गया, जैसे कि सिक्के, साइकिल, टाइपराइटर, टेबल, कुर्सी, नोट और तो और लाइब्रेरी में पड़े बहुत सारे किताबों को भी बांटा गया। बांटे गए सामानों की लिस्ट काफी लंबी थी, जिनमें से एक शराब भी है। शराब के बंटवारे में जरा भी नोक झोंक नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष शराब को हराम मानते हैं। पार्टीशन के वक्त ऐसे बहुत सारे महंगे सामान भी थे जिन पर अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर्स घूमा करते थे और इन्हें भारत के पैसों से ही बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद अब उन सारे महंगे सामानों पर अब अंग्रेजों का ना तो कोई हक रह गया और ना ही कोई अधिकार। उन्हीं महंगे सामानों में से 12 घोड़े गाड़ियां भी थी, जिनमें से 6 सोने की बनी थी और बाकी 6 चांदी की। इनका बंटवारा काफी रोचक तरीके से किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा सिक्के से टॉस कर ली गई, जिसमें भारत की जीत हुई और सोने से बने 6 रथ भारत के अधिकार में आ गए और चांदी वाले 6 रथ पाकिस्तान को ले जानी पड़ी। जिस तरह पार्टीशंस के वक्त मुस्लिम समाज के द्वारा ताजमहल को पाकिस्तान ले जाने की बातें की जा रही थी, वैसे ही हिंदुस्तान के साधुओं ने सिंधु नदी को पाकिस्तान के हिस्से में दिए जाने का काफी कड़ा विरोध जताया। साधुओं का यह मानना था कि बगैर सिंधु के हिंदू रह नहीं सकते, क्योंकि सिंधु, गंगा और यमुना ये तीनों हिंदू धर्म की जननी है। आसान भाषा में इन तीनों नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। माउंटबेटन, जिनके कंधे पर ब्रिटिश एम्पायर ने भारत की पूरी बागदौड़ संभालने की पूरी जिम्मेदारी डाल रखी थी, सिर्फ इस कारण कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर आजादी समारोह पर शरीक होना चाहते थे। उन्होंने दोनों देशों को अलग अलग दिनों पर आजाद किया। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त 1947 पर आजादी मिली। ये भी काफी हास्यास्पद है कि एक इंसान जिसे आजादी समारोह पर शरीक होना था, इस कारण उसने दोनों देशों की आजादी के दिन ही बदल दिए। जब पाकिस्तान आजाद हो चुका था, तब उसके पास कोई भी करेंसी नहीं थी। इमरजेंसी में देश चलाने को उन्होंने भारत की सारी रुपए वाले नोटों पर अपना स्टैंप लगाकर कई महीनों तक उसका इस्तेमाल किया। फिर आगे जाकर 1948 में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी लॉन्च की। 20 फरवरी 1947 का वो दिन जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि 3 जून 1948 को भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा। इस घोषणा के तुरंत बाद भारत में नरसंहार होने शुरू हो चुके थे। अलग देश पाकिस्तान की मांग ने कुछ इस प्रकार रफ्तार पकड़ी कि परिस्थितियां संभालनी काफी मुश्किल हो गई। नेहरू और अन्य नेताओं को भी इस बात का आभास हो चुका था कि जल्द ही देश 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। ब्रिटिश एम्पायर भी इस रक्तपात के कलंक से बचने को भारत की आजादी 10 महीने पीछे घिसकाकर इसे 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। आजादी के वक्त पाकिस्तान की कैपिटल कराची हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के कारण पाकिस्तान ने पूरे 20 साल के बाद अपनी कैपिटल को चेंज करते हुए उसे इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। 14 अगस्त 1947 आजादी से एक दिन पहले भारत के हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही बिछी थी। लोग समझने को ना तो तैयार होते और ना ही किसी की बातें सुनते। इस नरसंहार के बीच माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ बैठकर माय फेवरेट ब्रूनेट नाम की फिल्म देख रहे थे। साल 1948 आजादी के 1 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सारे शरणार्थियों से मिलने का फैसला किया, जो कि पाकिस्तान की धरती से भारत आए थे और जगह न मिलने के कारण इन्हें कुरुक्षेत्र के कैंपों में रखा गया था। पर जब नेहरू ने उन सबको देखा तो वे भी दंग रह गए, क्योंकि कैंपों में मुश्किल से 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्थाएं मौजूद थी, पर उनमें तकरीबन 3 से 4 लाख लोग रह रहे थे। पार्टीशन से पहले ब्रिटिश एम्पायर ने अपने एक जाने माने वकील को भारत भेजा, जिनका नाम रेडक्लिफ था। ब्रिटिश एम्पायर ने भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी रेडक्लिफ को ही दी थी और महज कुछ ही हफ्तों
में रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन निर्धारित भी कर दी है। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े देश की सीमा निर्धारित करने में तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय लग सकता है। रेडक्लिफ को साफ आदेश दिए गए थे कि दोनों देशों को कुछ इस प्रकार बांटना है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान की ओर चले जाएं और वैसे ही सारे हिंदू और सिख भारत की ओर आ जाएं। लेकिन रेडक्लिफ के किए पार्टीशन ने 50 लाख से अधिक हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में डाल दिया था और वैसे ही 60 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भारतीय पंजाब में। बताया जाता है कि इससे नेहरू और जिन्ना दोनों ही नाराज हो गए थे और इनकी नाराजगी से रेडक्लिफ भी काफी गुस्से में ब्रिटेन चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फीस भी नहीं ली, जो कि 2000 पाउंड थी। भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल चुकी थी, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई बॉर्डर्स उसके 2 दिन बाद रिलीज की, जिससे कि लोगों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और ये कंफ्यूजन बड़े राइट्स में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि चारों ओर रक्तपात फैलने लगा। मशहूर हिस्ट्रियन लियोनार्ड मेस्ली ने अपने किताब में यह लिखा था कि जितनी समय माउंटबेटन देश के झंडे डिजाइन और दूसरे गैर जरूरी मसलों में लगा रहे थे, अगर वे इतना समय भारत की लोगों की ओर लगाते तो शायद इतनी बड़ी संख्या में रक्तपात ना होती। सारे ऑफिशियल्स और अनऑफिशियल आंकड़े ये कहते हैं कि इस पार्टीशन ने 12 से 20 लाख लोगों की जान ले ली थी और 1 करोड़ 10 लाख लोग एक दूसरे के देशों में माइग्रेट होकर चले गए थे। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।